नाला जो है, इंजीनियर साहब शायद ज़्यादा पढ़ लिए थे, इसलिए रोड नीचे हो जाता है, नाला ऊपर हो जाता है। नमस्कार, अभी हम चुनाव पे चर्चा में लालगंज वार्ड संख्या 18 के पार्षद प्रतिनिधि ललिता देवी जी के पास हैं और पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जो पार्षद प्रतिनिधि महिला होती हैं वो सरकार के आरक्षण रोस्टर के कारण होती हैं। बाकी जो उनकी कार्य का जो भी देखरेख होता है या दौर बराह करने वाली काम होता है वो उनका पुरुष प्रतिनिधि जो होते हैं, चाहे पुत्र हो, पति हो या जो भी पुरुष प्रतिनिधि हैं वही करते हैं। इसी कड़ी में आज हम फिर आए हैं वार्ड संख्या 18 के पार्षद प्रतिनिधि ललिता देवी जी के पास। ये भी वार्ड संख्या 18 से पार्षद के लिए नामांकन कर चुकी हैं। इनसे आज हम बात करते हैं, इनका परिचय लेंगे और ये किस कारण से राजनीतिक में आए हैं और आगे क्या जनता के लिए करना चाहते हैं इस पर चर्चा करेंगे। अपना नाम बताइए। ललिता देवी। किस पद पे आप खड़ा हुई हैं? वार्ड परिषद। कि क्या नंबर वार्ड से? 18 नंबर। 18 नंबर से। जी, आप जहां पुरुषों के लिए सबसे अहम माना जाता है राजनीति, उस राजनीतिक के परिवेश में आपका पृष्ठभूमि भी राजनीतिक नहीं माना जाता है और उस राजनीतिक यानी रण क्षेत्र कह सकते हैं, रण क्षेत्र में आप कैसे इसमें कूद पड़ी, क्या सोच लेकर कूदे हैं? मैं अपने घर से अपने माने सबसे माने अपना अथी हो गया हूँ, तो देखे हैं कि जनता के लिए कुछ कर सके। मैं जनता का मन में कुछ आ गया है कि मैं जनता का सेवा कुछ कर सकते हैं, विकास कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं चुनाव में आया। यानी जनता की सेवा करने के लिए आप आए हैं। लोगों का अक्सर ऐसा आरोप लगता है कि जो नेता जीत जाते हैं वो जनता की सेवा कम और अपना घर ज़्यादा भरते हैं, तो ऐसा आप कुछ तो नहीं न कीजिएगा? नहीं, ऐसा हम कर नहीं सकते। ऐसा करते तो वार्ड नंबर 18 में जब नहीं करते। ठीक है, और अब हम इनका जो प्रतिनिधि हैं, इनके पुत्र और लालगंज के युवकों का एक ब्रांड एम्बेसडर भी कहा जा सकता है या फिर जाने माने चेहरा, अमन चौधरी जी। तो ये हैं अमन जी, जिन्हें आप बाखूबी जानते और पहचानते भी होंगे और सभी लोगों से इनकी लगाव भी रहती है। खैर, हिंदू पुत्र संगठन की हैं तो इन पे तो आरोप हमेशा लगता है हिंदूवादी का। और जहाँ से ये चुनाव इनकी मां लड़ रही हैं वार्ड संख्या 18 से, वहाँ मुस्लिम और हिंदू दोनों वोटरों की संख्या लगभग सामान्य ही माना जाता है। यानी दोनों बाहुल क्षेत्र है, हिंदू की भी बाहुल है और मुस्लिम बाहुल भी है माना जाता है। तो अमन जी से हम पूछते हैं कि पहले ये अपनी माँ को क्यों खड़ा कराए हैं। अमन जी, आप अपने माँ को किसी अदर वार्ड से खड़ा कराने के पीछे आपका रीज़न क्या है? यह सबसे पहली तो यह सरकार का जो गाइडलाइन है, जो रोस्टर है, जो महिला सीट कर दिए हैं और महिला में भी जनरल है, इसके कारण हम लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं और सरकार का जब गाइडलाइन है तो उसको पालन करना ही है। और ऐसा नहीं है कि महिला कमज़ोर है, महिला भी अपने आप को शक्तिशाली रहती हैं, इसीलिए हम महिला को आगे उतारे हैं, क्योंकि महिला वार्ड जो है महिला आरक्षण वाला है, जनरल महिला है। सर, वहाँ पे पहले से दूसरे कोई पार्षद थे और ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं किया जाए तो शायद बेटर होगा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी नौबत आई जो आप उस वार्ड में, जो कि आपका घर भी उस वार्ड में नहीं है, फिर भी आप दूसरे वार्ड से जाकर के चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे? ऐसी कौन सी हालात और नौबत लेकर आपको उस वार्ड में राजनीतिक में कूदने पर मजबूर कर दिया? सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब गुरबा का अगर पूरे 26 नंबर वार्ड में देखा जाए तो सबसे पिछड़ा वार्ड नंबर 18 है, जहां 10-20 ऐसा घर हैं जिनके पास अपना रहने का घर नहीं है, जो अपने ज़मीन में नहीं है। इधर उधर रोड नाले पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जो रह रहे हैं, बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, मतलब समझिए कि पूरे समाज का अति पिछड़ा मतलब जो है वो वार्ड है, जिसको न रहने का ठीक है न खाने का ठीक है, बहुत गरीब गुरबे के वार्ड है। और इसीलिए हम अलग हटकर, हम हिंदू पुत्र संगठन से तो हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम किसी पर अत्याचार कर रहे हैं। हिंदू हैं तो वो हम अपने लिए हिंदू हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जाति से हम बिलोंग करते हैं, भूमिहार जाति से, और उस वार्ड में एक भी भूमिहार का घर नहीं है, एक भी भूमिहार का वोटर नहीं है। और उस वार्ड से हम जाकर यह जनता के बीच हम अपना फेस को सामने किए हैं और जनता से इतना हमको प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमरे में जाति पार्टी तो है नहीं और हम किसी जातिगत राजनीतिक नहीं करते हैं।
हम मुस्लिम का भी काम करते हैं, हिंदू का भी काम करते हैं। हम उनको भी गले लगाते हैं, उनको भी गले लगाते हैं। सिर्फ जो गलत है उनको हम गलत कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि आपके वार्ड में जो भी पूर्व प्रत्याशी थे या जो भी पूर्व निवर्तमान पार्षद थे, उनके द्वारा उस वार्ड में क्या कार्य किया गया? हमारे वार्ड पार्षद जो थे वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे, सीधा, जैसे कहिए कि सीधा व्यक्ति थे। जो निवर्तमान पार्षद थे वही आपको चुनाव में लेकर आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कंधा कमज़ोर हो गया है, वो मेरा कंधा मजबूत करने का काम कर। उनका नाम बता सकते हैं? उनका नाम नसरुल जी हैं, भूतपूर्व वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी भी रह चुके हैं वो। शायद ये लालगंज के इतिहास में पहली बार है कि एक हिंदू पुत्र संगठन के नेता जाति के भूमिहार को एक गैर हिंदू पार्षद राजनीतिक में लेकर आए हैं, और वो भी इन पे इतना फेथ कर रहे हैं, तो सोचिए कि जनता कितना फेथ करता होगा। खैर, इनकी वार्ड की समस्याओं के बारे में हम इनसे बात करते हैं। अमन जी, ये बताइए कि आपके वार्ड में कोई ऐसा समस्या बताइए जो जनता से जुड़ी हुई एक दो समस्या हो। एक सबसे पहली तो ये वहाँ से रेपुरा मेन रोड से जाने वाली ब्लॉक रोड और थाना के निकट जाने वाली जीएफ हाई स्कूल के पास इतना सबसे बड़ी रोड खराब है और काफ़ी संख्या में लोग रोड से ही परेशान हैं। उसके बाद इंदिरा आवास की समस्या हो गया, नल जल की समस्या हो गया। नल जल है मगर पानी नहीं है। फिर एक सवाल आप पे उठता है कि जब जो निवर्तमान पार्षद वही आपको खड़ा करा रहे हैं, और फिर उनके 5 साल के कार्यकाल में न तो रोड पे ध्यान दिया गया, न ही इंदिरा आवास पे, और न ही नल जल पे। नल है लेकिन जल नहीं है, तो फिर ये कैसे वो अपना कार्यकाल में किस तरीक़ा से सरकार की योजना लोगों तक पहुँचाएँ? वह सीधा आदमी थे, इसलिए दबाव में उनको लाकर राजनीति के कारण वो किसी से मुंह नहीं लगाने वाले थे। वो समझे कि हज किए हुए यात्रा पर गए हुए एक ईमानदार आदमी हैं, इसलिए वो किसी से धौंस में नहीं बात करते हैं, ना किसी से सख्ती से बात करते हैं। वो प्रेम से बात करते हैं और जानते हैं कि जनता जब कमिश्नर प्रेम से बात करती है तो कोई सुनने वाला होता नहीं है, इसलिए मुझे लाया गया है और लोग मुझ पर विश्वास। सर, जिस ब्लॉक रोड की आप बात कर रहे हैं, उस ब्लॉक रोड के लिए लालगंज घघरा चौक, महाराणा प्रताप चौक के पास घघरा चौक है, वहाँ से लेकर ब्लॉक रोड होते हुए रेपुरा चौक तक 4 करोड़ 80 लाख की फंड आया था रोड बनाने के लिए, और नगर परिषद आज तक उस फंड में हाथ ही नहीं लगाया है। तो ये कहाँ तक सही कार्य है? वो तो सही बात है कि फंडिंग आया, मगर जनता के बीच वो फंडिंग हुआ ही नहीं, तो जनता क्या जानेगा। और यह पार्षद, उप पार्षद जो पहले थे चेयरमैन, उनके काल में जो पैसा आया और उन लोग पर डिफेक्ट करता है कि वो क्यों नहीं बना। सर, आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी माना जा सकता है और हिंदू की भी संख्या है, वहां पे आपको कैसे लोग समर्थन करेंगे? बिल्कुल, हमें हिंदू से भी समर्थन मिल रहा है और मुसलमान से भी समर्थन मिल रहा है, और सबको हम गले लगाने का काम किए हैं। आज तक हमसे किसी भी मुसलमान कोई भी प्रकार से हमसे नुकसान नहीं है, और किसी भी प्रकार से हमको वो जातिवाद नज़र से नहीं देखते हैं। आपके वार्ड की कई बार हमने भी खबर चलाई है, एक समस्या सबसे बड़ी है गुरुद्वारा के गेट पर एक नाला ऐसा है जो रोड से ऊंचा है और अर्धनिर्मित है, और बार बार वहां से नाला ओवरफ्लो होकर रोड पे जल जमाव उत्पन्न कर देती है। इस पे आपके पार्षद के द्वारा कुछ कार्य किया गया या नहीं? वह तो यह जो इंजीनियर साहब हैं उनको देख रेख में ये बनती है, और नाला जो है इंजीनियर साहब शायद ज़्यादा पढ़ लिए थे, इसलिए रोड नीचे हो जाता है, नाला ऊपर हो जाता है, तो पानी तो ऑटोमेटिक रोड पे ही रहेगा। अच्छा, अगर जनता आपको पार्षद चुनता है तो किस आधार पे आपको चुनेगा? आप में वैसा क्या खासियत है जो आपको चुने? हमें वैसा वो खासियत है कि जो नहीं काम होने वाला है वो हम काम करवाएंगे। एक दो उदाहरण दे सकते हैं क्या? बहुत सारे उदाहरण हैं, जिनके पास वृद्धा पेंशन नहीं हुआ, जिनके पास नल जल नहीं हुआ, जिनके पास बहुत सारे ऐसे जो काम है जो नहीं होता है, जैसे बिजली की समस्या से लोग जूझते हैं, ब्लॉक के समस्या से जूझते हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो सब का हमने काम करवाया है। लालगंज नगर परिषद पे एक आरोप लगता है हमेशा कि वो अनियमितता का शिकार हो चुका है, फिर आप जीत के जाएं उस अनियमितता में शामिल न होंगे, इस बात पे कैसे भरोसा जनता करेगी? यह जब कुर्सी मिल जाएगी लोग अपने जनता विश्वास करेंगे
और लोग विश्वास करते भी हैं कि हर इंसान हर तरह नहीं होता है, पांचों उंगली बराबर नहीं है। आपकी माँ इस पद पे हैं, तो माँ रबर स्टाम्प ही बन के रहेगी या कार्य करेंगे? महिला भी शक्तिशाली होती हैं। आप देख लीजिए हमारे जिला में उदिता सिंह हमारे डीएम महिला थी ही, वो अपने शास्त्री काल में देखते हैं कि कितना अच्छा काम किए हैं। तो महिला की इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, महिला भी अपने साथ मजबूती से काम करेंगे और उनके पहल में हम भी मजबूती से काम करेंगे। आप कोई ऐसा कार्य बता सकते हैं जो आपके चुनाव जीतने के बाद प्रथम प्राथमिकता हो? बिल्कुल, प्रथम प्राथमिकता होगी वो रोड की समस्या, गली ब्लॉक रोड की। जी बिल्कुल, ब्लॉक रोड की समस्या और गली नली का समस्या। ब्लॉक रोड पे आप आवाज़ उठाएंगे अगर सरकार नहीं की, यानी नगर परिषद लालगंज के द्वारा उस पर सुनवाई नहीं किया जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? वह धरना प्रदर्शन होगा। आप कीजिएगा? बिल्कुल हम करेंगे। आज तक तो इतिहास गवाह है कि लालगंज के नगर परिषद के कोई भी पार्षद जनता की समस्या को लेकर कहीं चौक पर बैठ के धरना प्रदर्शन नहीं किए, पिछले अगर एक दशक की बात की जाए तो। वो ऐसा नेता हम नहीं हैं, हम समाज को कल्याण करने वाला नेता हैं, इसीलिए लोग हमको हिंदू मुस्लिम एक होकर चुन रहा है। और ऐसा हम करके दिखाएंगे कि ऐसा कोई कमिश्नर न किया है न कोई करेगा। पक्का चैलेंज है? बिल्कुल चैलेंज है, खुली चुनौती है। आपका जो दो प्रतिद्वंदी है, अगर वो आपके पीछे लग जाए तो इस रण क्षेत्र से आप कैसे निकल पाइएगा? हम जब शासन प्रशासन से नहीं डरते हैं तो ये दो नेता से क्या डरते हैं? हम सच्चा इंसान है, सच्चा आगे मुँहे बढ़ते हैं, हमको शासन प्रशासन से डर नहीं लगता है। जब समाज के बीच उतरे हैं तो समाज का कल्याण भी करना जानते हैं। क्षेत्र में आप घूम रहे होंगे, क्षेत्र में लोगों का कैसा समर्थन आपके साथ है? वो तो आपको बेटर पता चलेगा और जाइएगा तो पता चल जाएगा। और समाज में इतना अधिक वोटों से हमको विजय प्राप्त होगा जितना लोग सोचना भी मुश्किल है लोगों के पास। अच्छी बात है। चलिए, जनता से मैं अपील करूंगा कि हिंदू मुस्लिम जातिवाद वगैरह की राजनीति में न पड़े और वोट उसे दे जो क्षेत्र की विकास करे, वादा ही नहीं विकास भी करे। और अगर ये आपके नज़र में वैसे नेता हैं तो इन्हें वोट देकर जरूर जिताएं। लालगंज नगर परिषद में जो अभी चेयरमैन की चुनाव हो रही है, उसमें इनका क्या भूमिका होगा? मेरा भूमिका चेयरमैन में जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो समाज के लायक हैं, जो समाज के बीच रहने वाले लोग हैं, उन्हें बिल्कुल वोटिंग किया जाए। हम सभी जनता से अपील करते हैं कि अच्छा नेता को चुने, वह कुर्सी पाने वाले नेता को नहीं चुने। अच्छा कल्याण करने वाला, अच्छा समाज में रहने वाला, अच्छा समाज में जो पहले से राजनीतिक जब इलेक्शन का चुनाव आता है तो बहुत सारा ऐसा चेहरा है जो कभी सामने ही नहीं आता है या वोट मांगने दरवाजे पर पहुंच जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि आपकी पृष्ठभूमि तो राजनीतिक से जुड़ा हुआ है नहीं और घर के भी आप काफ़ी संपन्न माने जाते हैं, फिर राजनीतिक आपका शौक है या फिर इसे पेशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? राजनीतिक मेरा शौक है और राजनीतिक मेरा जो समाज है, सैकड़ों समाज के जो लोग हैं, सभी जाति धर्म के जो लोग हैं, जो मेरा हाथ मजबूत करने के लिए चाह रहे हैं, इसीलिए हम आगे राजनीतिक में उतरे हैं।